आज दो लड़का आया हमसे मिलने के लिए, एक सफल आया एक असफल आया, समझ गए। और सफल असफल दोनों एक ही बैच का था और दोनों अलग अलग आया मिलने के लिए। एक परमहंस मिलने के लिए आया जो कैमूर में पोस्टेड है, तो वो आया तो वो माइक पे बोल के गया बिहार पुलिस का बैच आज से दिए। जानते हैं बिहार पुलिस बैच हम जबरदस्ती करके दिए हैं, बिट्टू झा सर देना नहीं चाहते थे और पता नहीं अब हमको भी लगता है कि पता नहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, कहिए क्यों? तो एकदम उदंड बच्चा सब है, समझे। दरोगा का बच्चा सब थोड़ा ग्रेजुएट आता है तो थोड़ा समझता है उस चीजों को। उतना हल्ला करते हैं आप लोग भी, लेकिन वो लोग जिस स्तर का करता है ना उस स्तर का आप लोग नहीं करते हैं। तो बिट्टू सर यही सब कारण था कि बोल रहे थे है मत दीजिए, क्या आप बिहार पुलिस के चक्कर में पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो है आज हम देखे, आज पहला दिन था तो माहौल जो है ना हमको इतना गड़बड़ लगा, हमको तो मन कर रहा है बैच कैंसिल कर दें, समझे। तो उसी बैच में जो है वो परमहंस आया हुआ था, तो यही बोला कि जो है जो सर कहते हैं वो मानिए, आप मानिएगा तो जरूर सफल हो जाइएगा। कहे कि वो भी बहुत अच्छा लड़का था, बहुत परीक्षा में रिजल्ट होता था लेकिन फाइनल नहीं हो पाता था, मेरे शरण में आया, फाइनल तक पहुंचा दिए हम उसको, समझ गए। आया हुआ था परमहंस, ताली नहीं बजाना है, ताली मत बजे है, थोड़ी ताली का है बजा। हाँ, और परमहंस के साथ साथ ही जो है एक और लड़का था, बहुत करीबी है, नाम नहीं लेंगे, वो भी आया हुआ था बाद में मिलने के लिए। अभी क्लासरूम में वो बैठा हुआ है, तो उसको भी बोलते थे, तो वो थोड़ा ज्यादा करीबी था, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको कहते थे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसलिए उसको हम याद कर रहे हैं कि जैसे टेस्ट लेते थे, जब उन लोगों को तैयारी करवाते थे ना, 2 टेस्ट लेते थे, सुबह में 100 क्वेश्चन, सॉरी दोपहर में 100 क्वेश्चन, शाम में 100 क्वेश्चन। तो उसमें एक क्वेश्चन दिए हुए थे, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? तो उसका उत्तर 6ठी अनुसूची होगा। हाँ, 6ठी अनुसूची होगा। और देखिए ये टेस्ट में हम क्वेश्चन टेस्ट में दिए हुए थे, हम अपने टेस्ट में, और जब 2446 वाला मेंस वाला परीक्षा हुआ सेम क्वेश्चन आ गया, समझ गए, सेम क्वेश्चन आ गया। तो परमहंस जैसा तेज लड़का बना करके आया और जो आज आपके क्लासरूम में आपके साथ बैठा हुआ है, जिसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, वो बना करके नहीं आया। तो ऐसा ऐसा 2 4 5 10 क्वेश्चन आप जाना हुआ गलती करके आ जाते हैं तो आपका रिजल्ट गिर जाता है, समझ गए। तो हम यही कहेंगे कि आप चीजों को मानिए, आप बातों को मानिए, समझे, और नहीं तो फिर वही हाल होगा जो उसका हाल है। तो यहाँ पर एक बात और कि हम जो आपको यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, देखिए अनुसूची में आप पहले भी पढ़े होंगे कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, लेकिन एक चीज आप नया जाने होंगे कि जमींदारी उन्मूलन, हो सकता है पूछ दे जमींदारी उन्मूलन किस अनुसूची के तहत हुआ है, क्योंकि आपके बिहार दरोगा परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन कौन अनुसूची के तहत, तो आंसर 6ठी अनुसूची होगा। और जबकि 6ठी अनुसूची में सामान्य तौर पर आप क्या जानते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन, ये तो ठीक है, लेकिन इससे इतर भी बहुत कुछ है, उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। यहां तक तो ठीक है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी हमें 5वीं अनुसूची देता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी आप याद रखिएगा कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी कौन अनुसूची के तहत होता है? 5। किसके तहत? 5। किसके तहत? 5। इस बात को भी याद रखिएगा। बात समझ में आया? इसके बाद 6ठी अनुसूची। अगर 6ठी अनुसूची की हम लोग बात करें तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, जो 7 सिस्टर सब है, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों में से 4 राज्य, असम, मेघालय, मणिपुर, सॉरी मिजोरम, सॉरी मिजोरम होगा, हाँ, मिजोरम और त्रिपुरा, सॉरी मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय कर दिए, मेघालय, क्या बताएं, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन
असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब ठीक है ना? हे भगवान, हिंदियों गलती होने लगा। अच्छा ठीक है, अरे समझिए ना महाराज, क्या वर्ड पे जाते हैं। ऐसे गलती नहीं होना चाहिए, हिंदी गलती नहीं होना चाहिए, गलती हो जा रहा है, कोई बात ना है, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी छठी अनुसूची देता है। तथा ध्यान दीजिएगा, तथा स्वायत्त शासी, तथा इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाने को लेकर स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन होता है। स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन होता है। तो जो स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन होता है, उस विषय में भी जानकारी हमें छठी अनुसूची ही देता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर से इस लाइन को सुनिएगा, जो अगला लाइन हम आपको बोलने जा रहे हैं। आपने 5वीं अनुसूची को देखा, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन। तो भारत के भीतर जितने भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, वहां शासन प्रशासन चलाने को लेकर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, और उन जनजातीय सलाहकार परिषद के माध्यम से ही वहां शासन प्रशासन चलाए जाते हैं। उसी प्रकार से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, वहां शासन प्रशासन चलाने को लेकर स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन किया जाता है। स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो इसलिए 5वीं अनुसूची जनजातीय सलाहकार परिषद और 6ठी अनुसूची हमें स्वायत्त शासी जिला परिषद के विषय में जानकारी प्रदान करता। यह बात कुछ समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा ना। इसके बाद आगे है आपको 7वीं अनुसूची। देखिए, बात अगर 7वीं अनुसूची की करें, तो जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची हमें शक्ति के बंटवारा या संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी देता है। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी देता है। देखिए, भारतीय संविधान में यही 3 सूचियों का प्रावधान करके शक्ति का बंटवारा किया गया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र और राज्य के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वही यही 3 अनुसूची शामिल करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून संसद बनाती है, राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून राज्य विधान मंडल बनाती है, राज्य विधान मंडल बनाती है, और समवर्ती सूची में जो विषय है इस पर कानून संसद या विधान मंडल दोनों में से कोई भी बना सकता है। संसद या विधान मंडल दोनों में से कोई भी बना सकता है। अब संघ सूची में मूलतः 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय है। वर्तमान में 52 विषय है। तो अब देखिए, हुआ ये कि एक 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है, राज्य सूची के 5 विषय राज्य सूची से हटाकर के समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। इसलिए राज्य सूची में विषयों की संख्या घट गई और समवर्ती सूची में बढ़ गई। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय राज्य सूची से हटाकर के समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया, जिस वजह से राज्य सूची का 5 विषय घट गया और समवर्ती सूची का 5 विषय बढ़ गया। अब आपके मन में आएगा कि वे 5 विषय कौन कौन से थे? तो वे जो 5 विषय थे, शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, वन जीवों का संरक्षण, मापतौल, न्याय प्रशासन, मापतौल और न्याय प्रशासन, मापतौल और न्याय प्रशासन। ये 5 ऐसे विषय थे जो पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, और राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वर्तमान में ये 5 विषय समवर्ती सूची में है। समझ गए? याद रखिएगा।
ये तो 7वीं अनुसूची के विषय में हो गया। इसके बाद 8वीं अनुसूची। बात अगर आप 8वीं अनुसूची की करेंगे तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। इसमें राजभाषा का उल्लेख है। और अगर आप मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में संशोधन करके 8 और भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात राजभाषाओं की संख्या जो है 14 से बढ़कर के हो गई 22। वर्तमान में 22 भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में 22 भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22, यानी संविधान संशोधन के माध्यम से टोटल 8 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकनी, क से कोकनी को राजभाषा का दर्जा, क से कोकनी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेपाली सिक्किम में बोला जाता है, मणिपुरी मणिपुर में बोला जाता है और कोकनी गोवा में बोला जाता है। कोकनी गोवा में। और सिंधी की बात कीजिएगा तो पंजाब और गुजरात में बोला जाता है। पंजाब और गुजरात में, पंजाब और गुजरात में बोला जाता है। इसके बाद जो है आपको 21 और 71 जोड़िएगा तो आ जाएगा 92। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसको याद रखने का ट्रिक है बोर्ड मास। बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एम से एमए से मैथिली, एस से एमए से मैथिली, एस से संथाली। अब देखिएगा, संथाली झारखंड में बोला जाता है, मैथिली बिहार में बोला जाता है, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है और बोडो असम में, बोडो असम में, बोडो असम में बोला जाता है। समझिएगा, बोडो असम में बोला जाता है। तो ये देख लीजिए, सिंधी 1, नेपाली 2, मणिपुरी 3, कोकनी 4, बोडो 5, डोगरी 7, डोगरी 6, मैथिली 7 और संथाली 8। यही 8 भाषा है जिसे बाद के वर्षों में जाकर संविधान संशोधन के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया गया। और मूल संविधान में जो 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, उन 14 भाषाओं में शामिल था हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, बंगाली, असमिया, असमिया, मराठी, कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु, तमिल, तमिल, उड़िया, उड़िया, पंजाबी, पंजाबी, मलयालम, मलयालम। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हुआ। गुजराती और मराठी हो गया। नहीं नहीं, राजस्थानी ना है। राजस्थान का तो हिंदी है। कश्मीरी, कन्नड़ लिख दिए, कश्मीरी, कश्मीरी और गुजराती हो गया। 14 हो गया। ठीक है, मूल संविधान में यही 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। समझ गए? भोजपुरी को नहीं दिया गया अभी तक। ठीक है, क्लियर है? आइए,
और देखिए याद रखिएगा, अंग्रेजी 22 राजभाषाओं में शामिल, अंग्रेजी 22 राजभाषाओं में शामिल। इस बात को काफी स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। याद करते हैं, आइए अब अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन। आए, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन। 5 जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन अनुसूचित? आए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन। आए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र के शासन। स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन, स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन। अच्छा, स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है। 2446 मेंस का पूछा हुआ है, 2446 मेंस। इसके बाद जो शक्ति का बंटवारा हुआ है या संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी कौन अनुसूची? संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता? राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में मूलतः कितना विषय वर्तमान में? राज्य सूची में मूलतः कितना विषय वर्तमान में? समवर्ती सूची में मूलतः कितना विषय वर्तमान में? वर्तमान में किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषय राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किए? 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के जो 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं वे कौन कौन है? राजभाषा के विषय में जानकारी कौन अनुसूची? राजभाषा। मूल संविधान में कितने भाषा को कितने भाषा को वर्तमान में संविधान संशोधन के माध्यम से कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा? कितने भाषा को? क्या 22 राजभाषा में अंग्रेजी शामिल है? 22 राजभाषा में अंग्रेजी शामिल है? नहीं है। बताइएगा। आइए, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को राजभाषा? आए, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को राजभाषा? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितने भाषा को राजभाषा? कितना? याद रखने का ट्रिक क्या है? न से, म से, क से, न से, म से, क से। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितने भाषा को राजभाषा? कितने? याद रखने का ट्रिक क्या है? बीओ से, डी से, एमए से, एस से, एस से। संथाली कहां बोला जाता है? मैथिली, डोगरी, बोडो, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, सिंधी, पंजाब। और बात क्लियर है? इस प्रकार अनुसूची आपका खत्म हो गया। समझ गए? 1 मिनट में आप बता दीजिए, तब आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे प्रस्थान करेंगे है भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी, वेतन भत्ता, शपथ, राज्यसभा में सीट, अनुसूचित क्षेत्र जन, असम, मेघालय, मिजोरम, संघ सूची, राजभाषा, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती राज, नगरपालिका। क्लियर? देखिए,
ध्यान दीजिए, ऐसे मत कीजिए। आप लोग कितना सुंदर है, अभी न बड़ा किए। आप लोग बढ़िया आदमी है जी। ठीक है, सुनिए, है पढ़ने वाला लक्षण ना है जी। देखिए, मौसम तो ठंडा हो ही गया, गर्मी कहाँ लग रहा? गर्मी लग रहा? नहीं लग रहा। बिहार पुलिस का बैच हम बंद ना कर दे, समझे? बंद कर देंगे। हाँ, पैसा लेके, बट पैसा काहे लेके बंद करेंगे? पागल है? हाँ, बैच, लेकिन मूड खराब कर दिया आज विद्यार्थी से, पढ़ाने नहीं दिया। ठीक है, इतना हल्ला किया, पढ़ा नहीं पाए, और पढ़ा नहीं पाए तो फिर मजा नहीं ना आता है जी। चलिए शांत। संघ और राज क्षेत्र, देखिए, संघ और राज क्षेत्र, अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संघ और राज क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 1 देता है, और भाग 1 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, ये हमें भारतीय संघ और राज क्षेत्र के विषय में जानकारी देता है। अब देखिए, इसमें आपको क्या क्या जानना है। इसमें आपको सबसे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 को जान लेना है, फिर इसके बाद राज्य निर्माण की प्रक्रिया को जानना है, फिर भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है उसको जानना है, फिर भारत में राज्यों के पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान जो कई सारे आयोग का गठन हुआ है उन आयोगों को जानना है, और फिर जो है कुछ राज्य के नाम में परिवर्तन हुए हैं, कुछ राज्य के नाम में जो परिवर्तन हुए हैं उन सभी चीजों को जान लेना है। बस हो गया, यही सब चीज जो है इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है। तो अब सबसे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक को आप जानिए कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है। बात अगर अनुच्छेद 1 की करें तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, बात अगर अनुच्छेद 1 की करें तो जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह बात अनुच्छेद 1 कहता है। इस लाइन को अगर हम स्पष्ट करें तो यह जो लाइन है जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह लाइन हमें 2 बात की जानकारी देता है। एक, इस बात की हमें जानकारी देता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, मतलब संविधान में भारत के लिए कौन से नाम का प्रयोग हुआ है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है, यानी संविधान में भारत का क्या नाम है। और जानते हैं, पूरे संविधान को आप पढ़ लीजिए, पूरे संविधान में भारत के लिए या तो इंडिया नाम आया है या भारत, इंडिया या भारत, तीसरा कोई नाम नहीं आया है।
जबकि भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, इन नामों से भी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इन नामों से भी हाँ ठीक है, हाँ ठीक, इन नामों से भी भारत को जाना जाता है। लेकिन संविधान में भारत का नाम क्या है? इंडिया या भारत, दूसरा कोई भी नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 1 हमें यह जानकारी देता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, और अनुच्छेद 1 ही यह कहता है कि भारत का संवैधानिक नाम संविधान में 2 है, एक तो इंडिया है और दूसरा आपको भारत। एक इंडिया है और दूसरा आपको दोनों में से दोनों ही भारत का संवैधानिक नाम है। कहीं पर इंडिया शब्द का जिक्र है तो कहीं भारत शब्द का जिक्र है। और दूसरी जानकारी यह अनुच्छेद हमें यह देता है कि जो भारत है यह राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का, यानी कई राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ अस्तित्व में आया है। समझ गए? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और पूछा जाता है आपसे भारत क्या है, आपसे पूछा जाता है भारत क्या है? राज्यों का, उसमें ऑप्शन में बहुत कुछ रहता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा तो ऑप्शन में बहुत कुछ रहता है, लेकिन उसमें उत्तर होगा भारत राज्यों का, कई राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ अस्तित्व में आया है। और यही कारण है कि कोई भारतीय राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। जैसे अगर पश्चिम बंगाल चाहे कि वो भारत से अलग हो जाए, कभी अलग नहीं हो सकता है। बिहार चाहे भारत से अलग हो जाए, कभी अलग नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश चाहे भारत से अलग हो जाए, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कोई भी भारतीय राज्य भारत से कभी अलग नहीं हो सकता। इस बात को एकदम दिलो दिमाग में आप बैठा लीजिए। कोई भी भारतीय राज्य भारत देश से कभी अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था तथा जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित किया जा रहा था। भारत को जब एक राष्ट्र के रूप में निर्मित किया जा रहा था तो सभी राज्यों के साथ सहमति बनाई गई, और इस बात की सहमति बनी कि कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता, किसी सिचुएशन में नहीं। कुछ भी हो जाए, जैसे भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है। कोई मुंह रगड़ करके मर जाए, कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से कोई भी भारतीय राज्य कभी भी किसी भी सिचुएशन में ममता बनर्जी मुंह रगड़ के मर जाए फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए? तो ये बात है, तो याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 2, ये तो अनुच्छेद 1 की बात हुई। अब अनुच्छेद 2, जैसे कभी कभी कुछ नेता कहता है, विशेष तौर पर चुनाव के दौरान जो है वोट का ध्रुवीकरण करने को लेकर, हिंदू मुस्लिम करने को लेकर जो है कहेगा कि ममता बनर्जी तो अपना अलग राष्ट्र न बना ले, अलग देश न बना ले। तो ये सब कभी संभव, ममता बनर्जी जैसी हजारों आएगी जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जानते हैं ये जो डोमिसाइल नीति है बिहार शिक्षक वाला, हम इसका विरोध करते हैं। कहिए क्यों विरोध करते हैं? देखिए बिहार में तो ऐसे ये गरीबी है कि ना? बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरा जगह जाता है। देखिए हम कोटा में रहते थे, कोटा में साइकिल रखते थे, साइकिल से जाते थे कोचिंग, थोड़ा दूर था रूम। तो साइकिल जो है एक रोज पंचर हो गया था, तो साइकिल पंचर ठीक कराने के लिए गए थे। तो जो पंचर ठीक करवा रहे थे वो बिहारी था, समझे? बिहारी था वो। नहीं फ्री में नहीं कर, फ्री में करता भी तो थोड़े करवा लेते हैं, ठीक है। वो रोजगार कर रहा है, 2 पैसा है उसका, तो कैसे क्या बात करते हैं आप, समझे? तो बताइए, बिहार के लोग रोजगार के लिए राजस्थान जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो अरे सुनिए ना, आप लोग सुनते हैं ये ना? तो डोमिसाइल नीति जो है ना, देखिए और सब राज्य में लागू है ना जी। हम तो कहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, बिहार के भीतर हर भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए, पहले बिहारी को मौका मिले, समझे? और बिहार में कुछ है जी, दूसरे राज्य सब में तो उद्योगों है कि लोग उद्योग में काम करके खा लेगा। बिहार में कुछ है? कुछ नहीं है बिहार में, समझे? ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, समझे? इसलिए ये सब नीतीश कुमार कर रहे हैं,
हाँ, तो ई करने से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं। देखिए, अपना घर खुशे न, अपना घर मतलब बिहार के नीतीश सरकार से जो है बिहार के लोग खुश है। जब अपना घर खुशे न है तो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे बताइए? बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, समझे। और जानते हैं, डोमिसाइल नीति का हर बिहार वासी को विरोध करना चाहिए, एकदम विरोध करना चाहिए। का है बिहार में टैलेंट न है का? वो जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोलता है बिहार में टैलेंट न है, इतना दिन से नीतीश कुमार और लालू यादव का शासन रहा है, 30-32 साल से क्या कर रहा था? शिक्षा में काहे इतना पैसा खर्च किया है? टैलेंट न है बिहार में, एक से बढ़कर एक टैलेंट है बिहार में। टैलेंट का कोई कमी है जी? कोई कमी नहीं है। सब चीज को हटा करके कंपटीशन लागू कर दे। जैसे दरोगा में कंपटीशन होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन कंपटीशन कर दे। बिहार में कमी है टैलेंट का जी? बताइए, एकदम टैलेंट का कमी नहीं है, समझे। तो ये सब जानते हैं, संशोधन पे संशोधन, बिना तैयारी का वो नोटिफिकेशन आया है, बिना तैयारी का नोटिफिकेशन वो आया है, जब जो मन हो रहा है लागू कर दे रहा, समझे। तो अजीबो गरीब हाल है। और आप लोग प्रयास कीजिए कि इस बार जो है डोमिसाइल नीति और आंदोलन को समर्थन दीजिए महाराज, समझे। कल तो ठीक ठाक हुआ है, आगे कभी आंदोलन होगा जाइएगा आप लोग भी, समझे हैं? जब भी है आंदोलन को समर्थन दीजिए आप लोग, देना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। आगे आइए, अनुच्छेद 2 देखिए। बात अगर अनुच्छेद 2 की करे तो जो अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश दिलाने का अधिकार, नए राज्यों का भारत में प्रवेश दिलाने का अधिकार भारत की संसद को है, भारत की संसद को है। अनुच्छेद 2 यह कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप मानचित्र पर आएंगे, भारत के मानचित्र पर आएंगे, ये भारत है। भारत में नए राज्यों को प्रवेश दिलाना है। जैसे मान लिया जाए कि नेपाल के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है, या म्यांमार के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना, बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है, श्रीलंका के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है, चीन के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है, पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाना है। हल्ला मत कीजिए, अरे हल्ला मत कीजिए, समझिए ना महाराज, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र को भारत में अगर प्रवेश दिलाना है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत दिलाया जाता है, और अनुच्छेद 2 के तहत दिलाता संसद है, और संसद साधारण बहुमत से दिलाता है, संसद अपने साधारण बहुमत से दिलाता है। तो नए क्षेत्रों को भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत भारत का संसद दिलाता है, यही बात अनुच्छेद 2 कहता है। और अगर मान लिया जाए पाकिस्तान के लाहौर को जीतकर भारत में मिला लिया गया, तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, समझ गए। भारत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी ना जी, होगी। अब इसके बाद आइएगा अनुच्छेद 3। अगर बात आप अनुच्छेद 3 की करेंगे तो जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 की अगर हम लोग बात करें तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, या किसी भी राज्य के
क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो या किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में कमी हो, क्षेत्रफल में कमी हो, ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, क्षेत्रफल में कमी, ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। और ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत करता है भारत की संसद। और भारत की संसद ये सब काम साधारण बहुमत के तहत करता है, साधारण बहुमत के तहत करता है। और अनुच्छेद 2 के तहत भी जो नए राज्यों का भारत में प्रवेश भारत की संसद दिलाता है, वो भी साधारण बहुमत के आधार पर ही। कौन बहुमत के आधार पर? साधारण बहुमत के आधार पर दिलाता है। समझ गए? तो अब समझिएगा आप अनुच्छेद 3 को यहां पर मानचित्र पर। जैसे उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हुआ, मतलब उत्तराखंड नामक नए राज्य का गठन हुआ अनुच्छेद 3 के तहत। बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हुआ, झारखंड का गठन हुआ, मतलब नए राज्य का गठन हुआ अनुच्छेद 3 के तहत। मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, यानी छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य का गठन हुआ अनुच्छेद 3 के तहत। तो एक बात बताइए, अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्य का गठन हो रहा है, तो क्या इससे क्षेत्रफल में कोई वृद्धि होगा जी? आए, ये तो आंतरिक परिवर्तन ना है जी, आंतरिक परिवर्तन ना है कि मतलब एक राज्य को पुनर्गठित करके नए राज्य हम गठित कर ले रहे हैं। ये तो आंतरिक परिवर्तन है, इससे तो क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में अंतर है। अनुच्छेद, बहुत विद्यार्थी को लगता है अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 एक ही है। जब आप जाकर के पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, आप जब कोई बुक पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा अनुच्छेद 2 भी तो वही है, 3 भी तो वही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अनुच्छेद 2 किसी नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश, और अनुच्छेद 3 और यानी उससे होता है बाहरी परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन। और अनुच्छेद 3 आंतरिक परिवर्तन, यानी भारत के ही किसी बड़े राज्य को पुनर्गठित करके नए राज्य का निर्माण कर देना। ठीक है, यह बात हो गई। इसके बाद जैसे कि आज जिसे आप कर्नाटक कहते हैं, उसे पहले मैसूर कहा जाता था, तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। आज जिसे आप तमिलनाडु कहते हैं, उसे पहले मद्रास कहा जाता था। आज जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हैं, उसे पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। आज आप जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। आज आप जिसे उत्तराखंड कहते हैं, उसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था, तो ये जो परिवर्तन हुए हैं नाम में, ये सब भी काम अनुच्छेद 3 के तहत ही हुए हैं। इसके बाद आप सुने होंगे, हाल फिलहाल का ये उदाहरण है, आप ये बात सुने होंगे कि 2019 में हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया। जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। तो ये जो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, ये अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद। तो भारत के भीतर आंतरिक तौर पर, सीधा याद रखिए, भारत के भीतर आंतरिक तौर पर राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में जो कोई भी परिवर्तन होता है, अनुच्छेद, तो ये जो जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, ये तो भारत के भीतर आंतरिक परिवर्तन न हुआ जी, भारत के भीतर आंतरिक परिवर्तन हुआ। और जब भारत के भीतर ये आंतरिक परिवर्तन हुए तो कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत हुए होंगे। और दूसरी बात, एक बात और आप सुने होंगे कि पहले दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन और द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश था। दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, हाँ या ना? दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने दोनों को मर्ज किया, और दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। यह भी आंतरिक परिवर्तन ही है। तो यह भी आंतरिक परिवर्तन कौन अनुच्छेद के? अनुच्छेद। मतलब भारत के भीतर किसी राज्य का जो पुनर्गठन होता है, कौन अनुच्छेद के तहत? किसी राज्य से राज्य का दर्जा छीना जा सकता, कौन अनुच्छेद?
किसी दो केंद्र शासित प्रदेश को एक बनाया जा सकता, कौन अनुच्छेद? तो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कौन अनुच्छेद के तहत? दादर नगर हवेली दमन और द्वीप को एक किया गया, कौन अनुच्छेद? आए अनुच्छेद, बात समझ में आया? इसके बाद आगे अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद क्या हुआ? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं, वे परिवर्तन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं, वे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। 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 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होगा, वे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। वे इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर हुआ है, और साधारण बहुमत के आधार पर हुआ है, इसलिए वे संविधान संशोधन, बात समझ में आया? ये बात है, समझ गए? तो याद रखिएगा, यही है अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक। अब सॉरी 1 से लेकर के 4 तक, सॉरी 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है? तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हुआ। अब पहले इसको याद कर लेते हैं। आइए यहां तक याद करते हैं, ठीक है? संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग? भाग संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग? भाग 1। कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? 1 से। कौन अनुच्छेद कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ? आए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत का संवैधानिक नाम क्या क्या है? इंडिया। और भारत किसका संघ है? भारत किसका संघ है? किसका संघ है? नए राज्यों का प्रवेश भारत में दिलाने का अधिकार संसद को है। कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? नए राज्यों को भारत में प्रवेश दिलाने का अधिकार किसे है? किसे है? आए किसे है? नए राज्यों का भारत में प्रवेश दिलाने का अधिकार किसे है? किसे है? और संसद ये काम कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद के तहत? कौन बहुमत के आधार? कौन बहुमत के आधार पर? नए राज्यों का गठन कौन अनुच्छेद? नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्लियर है? भारत में आंतरिक तौर पर राज्यों का पुनर्गठन, आए अनुच्छेद 3(9). और ये भी काम कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? किस बहुमत के आधार? किस बहुमत के आधार पर? और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन है वे संविधान संशोधन, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन है वे संविधान संशोधन, क्लियर है? आए क्लियर है ना? याद हो गया ना? हाँ ठीक है। सुनिए, सुनिए बता देते अभी है, सुनिए ना, जाइएगा ना। देखिए आपको जो है